एक खूबसूरत कॉलेज स्टूडेंट अपनी पहली मोहब्बत के साथ रिश्ते में आने के बाद अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। किसे पता था कि ये बात जानकर वो लड़का उसे बड़ी बेदर्दी से छोड़ देगा। लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूर बात तो ये थी कि उसके पादरी पिता अपनी बेटी को अपने नाम पर कलंक लगाने की इजाजत कभी नहीं दे सकते थे। इसलिए परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने उसकी शादी एक गांव के किसान से करवा दी। पहली मुलाकात में ही जॉन एना की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वो इतना सीधा साधा था कि घबराहट के मारे एना की आंखों में भी नहीं देख पा रहा था और एना भी अजीब स्थिति में थी। जब एना को पता चला कि जॉन को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता है और फिर भी वो उससे शादी करना चाहता है तो एना थोड़ी परेशान हो गई। उसी दोपहर उन्होंने जॉन के परिवार वालों की मौजूदगी में जल्दबाजी में एक बहुत ही साधारण सी शादी कर ली। इतनी जल्दी में कि जॉन शादी की अंगूठी तक नहीं ला पाया। लेकिन एना को अंगूठी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि ये शादी तो बस अपने पिता के फैसले को मानने का एक तरीका भर था। लेकिन एना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये सीधा साधा आदमी उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। छोटी सी शादी खत्म होने के बाद वो दोनों गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद एना को एहसास हुआ कि जॉन का घर काफी दूर है और उनके इकलौते पड़ोसी 8 मील दूर रहने वाली उसकी बहन का परिवार है। एना घबराते हुए कार से उतरी और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। लग रहा था जैसे यहाँ से भागना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जॉन ने एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए दरवाजा खोला। भले ही ये एक बहुत ही साधारण सी बात थी, लेकिन इसने एना के मन में और भी उलझने पैदा कर दी। यहाँ की हर चीज उसे बहुत अजीब लग रही थी। क्या उसे सच में अपनी बची हुई पूरी जिंदगी यही गुजारनी पड़ेगी? एना को कोई परेशानी न हो इसके लिए जॉन खास तौर पर एक नया फ्रिज लाया और ख्याल रखते हुए गीजर भी लगवा दिया। और उसने घर का सबसे बड़ा कमरा भी एना को दे दिया और खुद बगल के एक छोटे से कमरे में रहने लगा। जॉन की इस छोटी छोटी परवाह को देखकर एना के दिल में उसके लिए थोड़ी इज्जत पैदा हो गई। शायद ये आदमी वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था, बल्कि वो अंदर से बहुत ही कोमल और सुलझा हुआ इंसान है। लेकिन जल्द ही उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। रात को खाना खाते वक्त दोनों के बीच का फर्क साफ नजर आने लगा। एना आर्कियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट थी। उसकी समझ और पढ़ाई लिखाई जॉन से कहीं ज्यादा थी, जबकि जॉन को सिर्फ इतना ही पता था कि आलू कैसे उगाए जाते हैं। दुनिया और जिंदगी को लेकर उसकी समझ बहुत ही सीमित थी। दोनों एक साथ तो थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसी गहरी खाई थी जिसे भरना नामुमकिन लग रहा था। एना ने बताया कि उसने पहले कभी खाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर उसे कोई रेसिपी बुक मिल जाए तो वो आसानी से बना लेगी। आखिर वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है। जॉन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठा और जूठे बर्तन उठाने लगा। उसका ये शांत स्वभाव एना को थोड़ा अजीब लगा। तभी एना ने अपने दिल में चल रहा एक सवाल उससे पूछ लिया कि तुम ये शादी क्यों करना चाहते थे? मुझे लगा शायद यही भगवान की मर्जी है। रात को दोनों अलग अलग कमरों में सोए। एना ने अपने गले से पेंडेंट निकाला जिसमें उस लड़के की तस्वीर थी जिसने उसे प्रेग्नेंट जानकर छोड़ दिया था। विडंबना देखिए कि एना उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि अकेले बैठकर उसे याद कर रही थी और रो रही थी। अगली सुबह जब एना की नींद खुली तो 9 बज चुके थे और जॉन काफी सुबह ही घर से निकल चुका था। एना जॉन के कमरे में गई। उसे अपने इस नए पति के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। जॉन का कमरा एकदम साफ सुथरा था। अलमारी में बस कुछ सीधे साधे और साधारण से कपड़े थे। दराज में जॉन की छोटी मोटी चीजें बड़े करीने से रखी हुई थी। वहाँ रखी एक पुरानी पॉकेट वॉच की टिक टिक ने अचानक उसका ध्यान खींचा। तभी बाहर से जॉन की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से दराज बंद किया और नीचे आ गई। जॉन पूरे हफ्ते का राशन और सामान लेकर आया था, लेकिन एना ने शहर जाकर अपने परिवार को फोन करने की इच्छा जताई। जॉन बिना हिचकिचाए मान गया और उसे अपनी गाड़ी में ले गया। रास्ते में खिड़की के बाहर फैले हुए बड़े बड़े खेतों को देखकर एना ने कहा कि वो भी खेतों में काम करने में उसकी मदद कर सकती है, लेकिन जॉन ने तुरंत मना कर दिया। वो एना की परवाह करता था और उसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। एना को बस घर को साफ सुथरा रखने की जरूरत थी। शहर पहुंचने के बाद एना जानबूझकर जॉन से दूरी बनाकर चल रही थी। जॉन ने उसे फोन करने के लिए कहा और खुद लाइब्रेरी से किताबें लेने चला गया। उसने एना के लिए एक रेसिपी की किताब ली और साथ में एक बच्चों की परवरिश से जुड़ी किताब भी ले ली। उसने आर्कियोलॉजी से जुड़ी जानकारी भी मांगी ताकि वो एना के साथ थोड़ी और बातें कर सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एना के फोन करने की असली वजह घर पर अपनी तैरियत बताना नहीं था, बल्कि अपनी बहन से अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना था। लेकिन उसे वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली। वापस लौटते समय एना की सहूलियत के लिए ताकि वो आराम से शहर आ जा सके, जॉन ने खुद उसे कार चलाना सिखाना शुरू किया। शुरुआत में घबराहट में एना को एक्सीलरेटर और ब्रेक में भी फर्क समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जल्द ही जॉन के प्यार से सिखाने पर एना ने अच्छी तरह गाड़ी चलाना सीख लिया। और ये पहली बार था जब एना के चेहरे पर इतनी बड़ी और प्यारी सी मुस्कान आई थी। उस पल उसे भी इस बात का एहसास हुआ कि जॉन के साथ इस सादगी भरी जिंदगी में भी खुशियां ढूंढने पर मिल सकती है। इसके बाद जॉन उसे एक पारिवारिक दावत में ले गया और वहां अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलवाया। उसे उम्मीद थी कि एना जल्द ही यहाँ सबके साथ घुल मिल जाएगी, लेकिन एना अभी भी जॉन से झूठ बोल रही थी। वो कह रही थी कि वो अपनी बहन को चिट्ठी भेज रही है, लेकिन असल में वो चिट्ठी उसके एक्स बॉयफ्रेंड के लिए थी। घर लौटने के बाद एना ने खाना बनाना सीखना शुरू किया। वो रसोई में इधर उधर भागते हुए काम कर रही थी। एना को इतनी लगन से खाना बनाते देखकर जॉन के मन में उसके लिए एक अजीब सा प्यार उमड़ने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसे पीछे से गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फिर उसे लगा कि कहीं उसकी इस हरकत से एना बुरा न मान जाए, इसलिए वो अपनी उन बेताब भावनाओं को मन में ही दबाए रहा। जब एना ने देखा कि जॉन उसके हाथों से बना आमलेट खा रहा है तो वो बड़ी उम्मीदों से उसे देखने लगी। वो चाहती थी कि जॉन उसकी तारीफ करे, लेकिन खाने का स्वाद इतना तीखा था कि जॉन की हालत खराब हो गई। कुछ पल बर्दाश्त करने के बाद तीखेपन की वजह से वो गटगट करके पानी पीने लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने एना का दिल रखने के लिए झूठ कहा कि खाना बहुत ही मजेदार बना है। ये सीधे साधे दिन बहुत ही जल्दी बीत गए।
एना की प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा था। उसका पेट थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था, जिसकी वजह से एना बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उसे लोगों के तानों और बातों का डर था, साथ ही इस बात का भी डर था कि कहीं इन बातों से जॉन को ठेस न पहुंचे। लेकिन जॉन ने बिना किसी परवाह के एना से कहा कि वो कुछ नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। जॉन की इन बातों से एना को इतना सुकून मिला जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और जब भी वक्त मिलता, जॉन एना को झील में नाव घुमाने ले जाता। एना की उस खूबसूरती को देखकर जॉन के मन में प्यार का बीज धीरे धीरे फूटने लगा था। उसकी वो हल्की सी मुस्कान देखकर जॉन का दिल भी जोरों से धड़कने लगता था। बातों बातों में एना ने बताया कि उसे स्विमिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ पर तो एक ढंग का स्विमिंग पूल भी नहीं है। यूं ही कही गई ये बात जॉन के दिल में बस गई। फिर अगली सुबह जॉन अपने खेतों में काम करने नहीं गया, बल्कि वो कहीं से एक एक्सकेवेटर मांग लाया। तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा था कि तुम्हें स्विमिंग पसंद है, तुम्हें स्विमिंग करना बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पूल बना रहा हूँ। जॉन एक बहुत ही सीधा और सच्चा आदमी था। वो जानता था कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और उसे रोमांटिक बातें बनानी नहीं आती, इसलिए वो अपना प्यार सिर्फ अपने कामों से और एना के प्रति अपनी परवाह और देखभाल से ही जाहिर कर सकता था। जब रात हुई तो जॉन एना को गांव की एक डांस पार्टी में ले गया। ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के बीच एना ने जॉन से पूछा कि वो इन धूल भरे खेतों और गांव में रहकर इतना खुश कैसे है। ऐसी जिंदगी तो किसी अदृश्य बेड़ियों जैसी है जो लोगों को बांध कर रखती है। लेकिन जॉन ने उसे बताया कि बाहर की उस भागदौड़ और शोर शराबे वाली दुनिया से ज्यादा सुकून उसे अपने घर और अपनी जमीन पर लेटकर मिलता है। उसकी बातों में अपने घर के लिए गहरा प्यार था और एक शांत जिंदगी बिताने की चाहत। उसकी ये बातें सुनकर एना को इस सादे से इंसान को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसे अब भी लगता था कि यहाँ रहकर जवानी के कीमती साल बर्बाद हो जाएंगे। मगर जॉन को लगता था कि अब उसके पास उसकी प्यारी पत्नी है और उसकी जमीन है, यही उसकी सबसे परफेक्ट जिंदगी है। अचानक इजहार किए गए इस प्यार ने एना के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसे लगने लगा जैसे उसे भी धीरे धीरे इस आदमी से प्यार हो रहा है। डांस पार्टी में पहुंचकर जैसे ही म्यूजिक बजा, सब जोड़ों में डांस फ्लोर पर जाने लगे। ये जानकर कि एना को डांस नहीं करना, जॉन चुपचाप साइड में खड़ा धुन पर तालियां बजा रहा था। शायद जॉन की आंखों में एक उम्मीद देखकर एना खुद खड़ी हुई और उसने जॉन को डांस के लिए पूछा। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एना को एहसास हुआ कि उसने एक बार फिर इस आदमी को कम समझा था। बाहर से एकदम शांत दिखने वाला जॉन डांस करते हुए बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा था। वो हमेशा एना को अपनी बातों से हैरान कर देता था। पार्टी खत्म होने के बाद एना सीढ़ियों के पास चुपचाप खड़ी जॉन का इंतजार कर रही थी। जॉन समझ गया था कि ये एक प्यार भरी किस करने का बिल्कुल सही वक्त है। लेकिन जब वो एना के करीब गया तो एना ने घबराकर अपना चेहरा पीछे कर लिया। उसके दिल में अभी भी एक डर और झिझक थी। शायद वो अभी भी एक पत्नी का रिश्ता पूरी तरह निभाने के लिए तैयार नहीं थी। ये प्यार जितना खूबसूरत था, इसे पनपने के लिए अभी और वक्त की जरूरत थी। अगले दिन परिवार के साथ खाने की मेज पर पूरे घर में हंसी मजाक गूंज रहा था। जॉन, जो हमेशा सिर्फ खेती और आलू उगाने की बातें करता था, उसने इस बार हैरानी की बात करते हुए आर्कियोलॉजी को लेकर एक सवाल पूछ लिया। एना तुरंत समझ गई कि जॉन ने ये सब सिर्फ उसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए किया है और वो खुद में बदलाव ला रहा है। वो जॉन की इस मेहनत और लगन को देखकर अंदर से पिघल गई कि दुनिया में सचमुच इतना ख्याल रखने वाला इंसान भी है। इसलिए जॉन के इस प्यार और इज्जत के बदले एना ने भी उसी के तरीके से उसे समझने और उसका साथ देने का फैसला किया। क्या तुम इस साल बीन्स उगाने वाले हो? अगर तुम्हें लगता है कि हमें उगाने चाहिए तो भले ही वो बड़ी बड़ी बातों से अपना प्यार नहीं जता पाती थी, लेकिन उसने हमेशा अपने काम से प्यार का असली मतलब समझाया था। जब एना ने बातों बातों में स्विमिंग के बारे में अपनी खुशी जाहिर की थी, एना ने चुपचाप एक एक्सकेवेटर उधार लिया और उसके लिए एक खास स्विमिंग पूल बना दिया। जब एना ने आर्कियोलॉजी में अपनी दिलचस्पी दिखाई तो जॉन ने चुपचाप उससे जुड़ी किताबें इकट्ठी करनी शुरू कर दी ताकि उन दोनों के बीच बातचीत के लिए और भी टॉपिक मिल सके। जब एना ने शिकायत की कि फोन करने के लिए शहर जाना बहुत मुश्किल है, तो उसने बिना कुछ सोचे घर पर ही फोन लगवा दिया ताकि एना जब चाहे बाहर वालों से बात कर सके। वही एना को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस घर पर आराम से अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना था, क्योंकि जॉन हमेशा हर चीज का पहले से ही इंतजाम कर देता था। एक दिन एना की बहन शहर से अचानक उससे मिलने आई। वो खास तौर पर अपनी बहन को देखने आई थी जो गांव में रह रही थी। जब उसने वो छोटा सा साधारण घर और अपनी बहन के कपड़े देखे जो छोटे और सिकुड़े हुए थे, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में यहाँ की जिंदगी के लिए नफरत और तरस साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि जब जॉन थका हारा घर वापस लौटा तो बहन ने बस घमंड से सिर उठाकर रूखेपन से हाय कहा। अपनी बहन को गांव की इस मुश्किल जिंदगी से बाहर निकालने के लिए बहन ने जल्दी से एना को अपना एक जबरदस्त प्लान बताया। लेकिन एना को खुद भी एहसास नहीं था कि वो दिल से जॉन को अपना चुकी है, इसलिए उसने ऐसा कोई भी काम करने से मना कर दिया जिससे जॉन को ठेस पहुंचे, क्योंकि जॉन अब तक का सबसे अच्छा इंसान था जो उसे अपनी जिंदगी में मिला था। ये सुनकर बहन भी कुछ नहीं कह पाई और उसे एना का फैसला मानना ही पड़ा। बहन को विदा करने के बाद एना ने अपने दिल में और भी पक्का इरादा कर लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी जॉन के साथ ही बिताएगी। वो सपने देखने लगी कि कैसे वो अपने पति के साथ मिलकर अपना छोटा सा घर सजाएगी, अपनी खुशियां और पसंद एक दूसरे से बांटेगी। उन्हें कुछ पुरानी चीजें भी मिली जो सालों पुरानी थी। एना बड़ी खुशी से उन्हें जॉन को दिखाने लगी और बताने लगी और उसके मुंह से निकले हमारा घर इन शब्दों ने मानो एक चाबी की तरह उन दोनों की खुशियों का दरवाजा खोल दिया। ये पहली बार था जब जॉन ने प्यार के इस प्यारे से एहसास को महसूस किया। वो छोटा सा आंगन चुपचाप समय को बीतते हुए देख रहा था और उनके अनगिनत प्यार भरे और आम पलों का गवाह बन रहा था। प्यार का ये जादू उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे घुल रहा था, मानो कोई मीठी सी धुन कानों में गूंज रही हो या पुरानी वाइन की तरह जो वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती है। उस रात एना ने बड़े प्यार से एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर तैयार किया और जॉन के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जैसे ही जॉन ने घर में कदम रखा वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था। जॉन,
के इस अचानक आए भयंकर गुस्से ने उस प्यारे और रोमांटिक माहौल को एक पल में खत्म कर दिया। एना बिना कुछ समझे उसे देखती रही जब तक कि जॉन ने एना के एक्स बॉयफ्रेंड का भेजा हुआ वो लेटर नहीं निकाला। तब जाकर एना को सब समझ आया और उसे एक जोरदार झटका लगा, यहाँ तक कि वो खुद भी भूल चुकी थी कि उसने कभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कोई लेटर लिखा था। जॉन को गुस्से में जाता देखकर एना को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी और बेवकूफी भरी गलती की है। जॉन ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि उसके सच्चे प्यार का ऐसा सिला मिलेगा। वो उस रोमांटिक कैंडलाइट डिनर को वहीं छोड़कर पलटकर उस घर से जाने लगा। उसने एना को समझाने का एक भी मौका नहीं दिया। ये पहली बार था जब जॉन एना पर इतना गुस्सा हुआ था और एना भी बहुत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी हरकतों ने जॉन को बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह उसने जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार किया। वो सच्चे दिल से जॉन से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अंदर से वो उस लेटर वाली बात भी नहीं छेड़ना चाहती थी। तो उसने बहाने से कुत्ते का नाम ले लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने फ्रैंकलिन को घर में ही रखा। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तुम्हारे लिए इतनी परेशानी की बात होगी। मैंने और जानवरों को भी कुत्ते के साथ रख दिया। जॉन ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो धीरे धीरे एना के पास गया और चुपचाप एना की आंखों में देखने लगा। उसकी उन गहरी आंखों में ढेर सारे उलझे हुए जज्बात नजर आ रहे थे। फिर उसने धीरे से एना का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे बड़े ही प्यार से चूम लिया। उस छोटे से पल के लिए मानो पूरी दुनिया ही थम सी गई हो। इस बार एना ने पहले की तरह उसका विरोध नहीं किया, पर उसने पूरा साथ भी नहीं दिया। तभी जॉन ने आंखों में आंसू भरकर एना से एक सवाल पूछा। इस पल एना का दिल अंदर से छलनी हो रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने वाकई उस इंसान को बहुत दर्द दिया है जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। पछतावा और खुद पर गुस्सा उसके दिल में भर गया था। उसी रात वो जॉन की बहन के घर गई और उसे अपने बीते हुए कल की सारी बातें सच सच बता दी। उसने बहन को उस लेटर के बारे में भी बताया। असल में उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उस लेटर में साफ लिख दिया था कि वो इस बच्चे को नहीं अपनाएगा और ना ही एना की कोई जिम्मेदारी लेगा। हालांकि एना इस वक्त बहुत उदास और टूटी हुई थी, लेकिन जॉन को और दर्द ना सहना पड़े इसके लिए उसने एक पक्का फैसला कर लिया कि वो यहाँ से चली जाएगी। हालांकि बहन को एना की हालत पर तरस आ रहा था, लेकिन उसे अपने भाई की परवाह कहीं ज्यादा थी। इसलिए उसने एना से कहा कि अगर वो जॉन को पूरे दिल से प्यार नहीं कर सकती तो बेहतर है कि ये सब जल्द ही खत्म कर दे। जब रात का अंधेरा फिर से छा गया तो एना को एक डरावना सपना आया। सपने में उसकी नासमझी में की गई पुरानी गलतियां उसे डराने लगी। वो उन यादों में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि बाहर ही नहीं आ पा रही थी। घबराकर उठने के बाद जॉन उसके पास आया और प्यार से उसे संभाला। बस उसकी बातों में पहले जैसी गर्माहट नहीं थी और एना को भी अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वो रोते हुए जॉन से माफी मांगने लगी। उसके हर एक लफ्ज में पछतावा और खुद के लिए नफरत भरी थी। उसने कहा कि जॉन उसकी जिंदगी में आया सबसे अच्छा इंसान है, लेकिन वो खुद को इतनी गिरी हुई समझती थी कि जॉन के सच्चे प्यार के लायक नहीं मानती थी। इसलिए उसने तय किया कि थैंक्सगिविंग के बाद वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। एना के इस फैसले को सुनकर जॉन बिल्कुल खामोश रहा और उसने एना को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जल्दी ही थैंक्सगिविंग का वो खास दिन आ गया। इस प्यारे और खास मौके पर एना ने डाइनिंग टेबल पर सबके सामने अपनी आखिरी विदाई ली। उसकी आवाज थोड़ी रुंध गई थी और उसकी हर एक बात में सच्चाई झलक रही थी। उसने उस जगह का शुक्रिया अदा किया जहाँ से उसे इतनी सारी खूबसूरत यादें मिली और उन सभी लोगों का जिन्होंने उसे इतने प्यार से अपनाया और बिना किसी स्वार्थ के उसकी देखभाल की। इन कुछ ही महीनों में उसे यहाँ इतना प्यार मिला जितना शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। वो प्यार एक मीठे झरने की तरह था जिसने उसके दिल को सुकून दिया और उसे वो खुशी और शांति दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन आखिरकार वो विदाई की घड़ी आ ही गई। भले ही एना का दिल वहां से जाने को नहीं कर रहा था और वो उदास थी, फिर भी उसने चुपचाप अपना सामान बांध लिया और इस बीच नीचे खड़ा जॉन भी गहरे दर्द और उलझन में था। उसे एना का इस तरह जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोकना चाहिए या नहीं। जब एना फिर से उसके सामने आकर खड़ी हुई तो जॉन का दिल पिघल गया। उसे एहसास हो गया कि वो एना से कितना सच्चा प्यार करता है और उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। देखते ही देखते उसकी लाल आंखों में आंसू छलक आए। मैं उस बच्चे से प्यार करता हूँ। मेरे लिए तुम सबसे बेहतरीन चीज हो जो मेरी जिंदगी में हुई। तुम एक अच्छी और हुनरमंद औरत हो। तुम खाना बनाने में बिल्कुल अच्छी नहीं हो, पर कोई बात नहीं, वो काम मैं कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में दूर दूर जाने के कई सपने हैं, लेकिन ओटेरो काउंटी का अपना एक लंबा इतिहास है। अगर तुम्हें इंडियन माउंटेन और कुत्ते पसंद है तो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद जॉन ने धीरे से वो शादी की अंगूठी निकाली जो उनकी शादी के वक्त उसके पास नहीं थी। उस चमकती हुई अंगूठी की चमक मानो जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रही थी। उसने एक बार फिर बड़े ही प्यार से एना से अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन एना ने हाँ में सिर नहीं हिलाया। उसका दिल शर्मिंदगी और खुद से नफरत से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने जॉन को इतना गहरा घाव दिया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मुझे मालूम है, क्योंकि एक ना एक दिन तुम खुद को माफ कर दोगी। जॉन का ये प्यार और समझदारी हमेशा सबसे नाजुक वक्त में एना के दिल को छू जाती थी। उसकी वो सच्ची परवाह उसे बहुत सुकून और खुशी देती थी। उनके बीच की वो सारी गलतफहमियां और दूरियां भी उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गई और एना ने आखिरकार प्यार की निशानी वो अंगूठी पहन ली। वो अंगूठी वादे और उम्मीद की रोशनी से चमक रही थी जिसने एना की जिंदगी के आगे के सफर को फिर से रोशन कर दिया था। उस कड़ाके की ठंड और बर्फीले मौसम में एना ने बिना हिचकिचाए अपने एक्स बॉयफ्रेंड से जुड़ी सारी चीजें जला दी, यहाँ तक कि वो लॉकेट भी जिसमें उसके एक्स की तस्वीर थी। वो भड़कती आग एना की पुरानी यादों को निगल रही थी और उसके दिल में बची आखिरी मोह को भी अपने साथ ले जा रही थी। अब एना अपने अंदर एक ऐसी आजादी महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी। कुछ ही समय बाद बच्चे का जन्म हुआ। उस नई जिंदगी ने सुबह की पहली किरण की तरह उम्मीदें जगा दी और उस छोटे से घर को खुशियों से भर दिया। जॉन ने उस नन्ही सी जान को बड़े ही प्यार से अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने सगे बच्चे की तरह ही प्यार किया। वो धीरे धीरे वो लोरी गाने लगा जो कभी उसके पिता उसके लिए गाते थे। उस लोरी की मीठी धुन उस छोटे से घर में गूंजने लगी और घर के हर कोने में प्यार भर दिया। एना चुपचाप
ये सब देखती रही और उसका दिल खुशी और जॉन के लिए एहसान से भर गया। उसे गहराई से एहसास हो गया कि जॉन ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है और जॉन के आने से ही उसकी दुनिया पूरी और बहुत खूबसूरत हो गई है। सर्दियां बीत गई और बाहर का मौसम आ गया, जहां हर तरफ फिर से हरियाली छा गई। उस छोटे से आंगन में फिर से नई उम्मीदें खिल उठीं और वो दोनों भी आखिरकार हाथों में हाथ डाले अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत की ओर बढ़ चले। तो दोस्तों, इस कहानी को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जॉन एक समझदार और सुलझा हुआ इंसान था या फिर एक सीधा साधा बेवकूफ जिसने अपना नुकसान करवाया? इस सवाल का जवाब अब आप लोग ही कमेंट्स में